अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डेथ एंड रिलेटेड इश्यूज़ करेंगे, थैनाटोलॉजी करेंगे हम लोग। थैनाटोलॉजी में जो चेंजेस हैं हमारे पास वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, तो वो आप एक दो दफ़ा रिवाइज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास थैनाटोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ फिनोमिना एंड प्रैक्टिसेस जो रिलेटेड टू डेट ऑफ द डेथ। ठीक है। देन हमारे पास क्या है? ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। ट्राइपॉड ऑफ लाइफ क्या होता है? हमारे पास थ्री सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इनको हम कलेक्टिवली ट्राइपॉड ऑफ लाइफ कहते हैं। और अगर इनमें से कोई एक भी सिस्टम स्टॉप हो जाए तो जो है लाइफ जो है वो दोनों सिस्टम भी जो हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं एंड लाइफ जो है वो एंड हो जाती है। देन हमारे पास है कि दो तरह से हमारे पास डेथ होती है। एक हम कहते हैं सिस्टेमिक डेथ होती है जिसको हम क्लिनिकल डेथ भी बोलते हैं, और दूसरी हमारे पास होती है सेलुलर डेथ। ठीक है। तो जो सिस्टेमिक डेथ होती है उसमें हमारे पास क्या आती है? जो तीन सिस्टम हमने पढ़े हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए तो जो बाकी दो है वो भी फंक्शनिंग जो है वो नहीं करेंगे, तो उस डेथ को हम कहते हैं सिस्टेमिक डेथ। लेकिन सिस्टेमिक डेथ में हमारे पास जो है सेलुलर डेथ नहीं होती, सेल के लेवल पे डेथ नहीं होती, जो ऑर्गन्स होते हैं वो फंक्शनिंग ही होते हैं। सेलुलर डेथ कब होती है? जब हमारे पास तीनों सिस्टम कोई भी जो है वो फंक्शनिंग करना छोड़ दें, तो हमारे पास क्या होता है? सेल एनोक्सिया हो जाता है, उनको ब्लड सप्लाई नहीं जाती, तो हमारे पास जो है वो डाई होना शुरू कर देते हैं। तो इसके अलावा जो है हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास सिर्फ सिस्टेमिक डेथ हो जाए तो जो है वो सेलुलर डेथ स्टार्ट नहीं होती। सेलुलर डेथ तब स्टार्ट होती है जब एक सिस्टम जो है वो फंक्शनिंग छोड़ दे, तो उसकी वजह से हमारे पास बाकी सिस्टम पे भी इफेक्ट आएगा और उसकी वजह से उनको ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी और एनोक्सिया हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन क्या है? ये इसको हम एपरेंट डेथ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल का मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो इतना जो है वो ड्रॉप हो जाता है कि जो है उसको ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो मिल रही होती है, लेकिन वो बॉडी फ्लूइड्स में जो डिज़ोल्व होती है वहाँ से मिल रही होती है, लेकिन वो क्लिनिकली हमें फाइंडिंग्स ही नहीं मिलती, जो है लाइफ की फाइंडिंग्स नहीं मिलती, इसलिए हम इसको एपरेंट डेथ कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कहाँ पे किन किन में होता है ये? अगर किसी को जो है ना ये योगीज़ जो होते हैं उनमें, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में, इसके अलावा जो कुछ एनिमल्स जो हैं वो भी अपना जो मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो बहुत ड्रॉप कर लेते हैं इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ, तो ये उनमें होती है। ठीक है। देन हमारे पास ये एज एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि मुल्लर ने क्या कहा था कि डाइंग इज़ अ प्रोसेस एंड इट इज़ नॉट अ मोमेंट ऑफ टाइम। देन हमारे पास आ जाता है कि पोस्टमार्टम फिनोमिना। पोस्टमार्टम फिनोमिना क्या होता है कि हमारे पास वो फिनोमिना जो डेथ के बाद होता है, हमें डेथ के बाद जो बॉडी में चेंजेस आती हैं जो, और ये चेंजेस दोनों हो सकती हैं, फिजिकल और केमिकल जो है बॉडी फ्लूइड्स में दोनों चेंजेस आ सकती हैं, इसको हम पोस्टमार्टम फिनोमिना कहते हैं। देन हमारे पास क्या है कि चेंजेस क्या हैं? इमीडिएट चेंजेस होती हैं, अर्ली, लेट एंड वेरी लेट चेंजेस होती हैं। इमीडिएट चेंजेस में क्या आते हैं कि हमारे पास ट्राइपॉड ऑफ लाइफ जो हमने पढ़े थे, थ्री सिस्टम जो हम CNS, CVS और जो है जो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर उनका जो है लॉस हो जाए तो वो इमीडिएट चेंजेस में आ जाता है। इसमें क्या होता है? हमारे पास लॉस ऑफ रिफ्लेक्सी, एसिस्टली, स्टॉपेज ऑफ चेस्ट मूवमेंट्स हो जाती है, इसके अलावा ड्रॉपिंग ऑफ लोअर जॉ एंड लूजनेस ऑफ लिम्ब मसल्स हो जाते हैं, एंड रेस्पिरेशन जो है वो एब्सेंट हो जाती है। ठीक है। और क्योंकि हार्ट और लंग जो है वो फंक्शन नहीं कर रहे होते प्रॉपरली, तो इसके अलावा ये हमारे पास हो जाती है इमीडिएट चेंज। इमीडिएट चेंजेस में क्या आ जाएगा? हमारे पास CNS, रेस्पिरेटरी और CVS सिस्टम जो है वो, अगर ट्राइपॉड ऑफ लाइफ जो है वो स्टॉप हो जाए तो वो इमीडिएट चेंजेस में आ जाते हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं अर्ली चेंजेस। अर्ली चेंजेस में हमारे पास क्या आ जाता है? जिसमें फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिसको हम एल्गर मोटस भी बोलते हैं, हाइपोस्टेसिस आ जाता है, राइगर मोटस, और चेंज इन द आई वॉल आ जाते हैं। देन फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर हम लोग देखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्गर मोटस भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है? हमारे पास जो हमारे नॉर्मली एक क्या हो रहा होता है कि बॉडी लाइफ में क्या हो रहा होता है? बैलेंस होता है हीट प्रोडक्शन में और हीट लॉस में। हमारे पास डेथ के बाद क्या होता है? हीट प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है और बॉडी जो है वो लूज़ करती है हीट, बाय मीन्स ऑफ कंडक्शन कर सकती है, कन्वेक्शन कर सकती है, या रेडिएशन। यहाँ तक कि उसका जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर, वो सराउंडिंग टेम्परेचर के साथ जो है ना वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इसको हम जो है वो बोलते हैं कि ये कूलिंग, बॉडी की जो है वो कूलिंग हो गई है। तो जो रेट होता है कूलिंग का वो इवनली नहीं होता बॉडी में। बॉडी जो है वो सरफेस पे पहले कूलिंग स्टार्ट होती है, देन हमारे पास इंटीरियर यानी विजरास में स्टार्ट होती है। तो इसके अलावा हम लोग अगर देखें जो जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारे पास होता है वो 98.4 जो है वो फ़ारेनहाइट होता है इन लिविंग टिश्यूज़ में। ठीक है।
पास ये कूलिंग कर्व आ जाती है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है, ये एज एन एमसीक्यू भी आ सकती है, ये सेंडम में भी आ सकती है, ठीक है। कूलिंग कर्व इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें ये जो कर्व ये नॉर्मल कर्व है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, टेम्परेचर बॉडी का। जब डेथ हो जाती है ये टेम्परेचर फॉल करता है, ठीक है। देन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि टेम्परेचर जो है वो 98.4 नहीं 105 होता है, ठीक है। और ये किन कंडीशंस में होता है, मतलब टेम्परेचर जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जो है ज़्यादा हो जाता है। ये कब होता है हमारे पास, इन डेथ एज इन केस ऑफ पोंटाइन हेमरेज, ये एज एन एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। हीट स्ट्रोक में, एस्फिक्सिया में, ठीक है। इन कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है और देन वो स्लोली फॉल करता है। देन कुछ कंडीशंस होती हैं कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से एट द टाइम ऑफ डेथ जो टेम्परेचर है वो कम होता है। वो कौन सी कंडीशन, नहीं 85 फ़ारेनहाइट होता है। वो कौन सी कंडीशन होती हैं जिसमें सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हेमरेज आ जाता है। उसमें मैसिव हेमरेज आ जाता है, सेकेंडरी शॉक आ जाता है, एक्सपोजर टू कोल्ड आ जाता है, इंटॉक्सिकेशन ऑफ अल्कोहल और बारबिचुरेट्स आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये फर्स्ट का नॉर्मल होगी। देन हमारे पास हमने देखा कि कौन सी कंडीशन है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सेकंड वो वाली होगी। देन हमने देखा कि कौन सी कंडीशन जिसमें जो थर्ड कर्व में टेम्परेचर जो है वो सब नॉर्मल होता है। अब हम देखते हैं कि फिफ्थ और जो फोर्थ कर्व है वो क्या है। अब फोर्थ कर्व ये है कि डेथ हुई तो डेथ पे उसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो थिक क्लॉथ्स पहने हुए थे, तो हमारे पास क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही रहा थोड़ी देर तक, ठीक है, 98.4 ही रहा, क्योंकि थिक क्लॉथ है उसका टेम्परेचर नहीं, लेकिन फिर आहिस्ता स्लोली वो फॉल कर गया। देन अगर एट द टाइम ऑफ डेथ उसने बहुत थिन क्लॉथ्स पहने हो या फिर वो क्लॉथ्स ही नहीं पहने, तो हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो कम होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, एंड देन स्लोली वो फॉल कर जाएगा। तो ये आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेंडम में भी आ जाता है और ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये एक आधा एमसीक्यू ज़रूर आता है इनमें से। देन हमारे पास हाइपोस्टेसिस आ जाता है। हाइपोस्टेसिस इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये डिस्कलरेशन हो जाती है बॉडी की ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुलिंग ऑफ ब्लड इन द डिपेंडेंट एंड अनस्पॉटेड पोर्शंस ऑफ द बॉडी। क्या होता है कि हमारे पास जो है ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है कैपिलरी में और डिस्टेंड हो जाती हैं, और जो है हमारे पास बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन और ऑर्गन्स पे वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं एज अ पर्पल रेड कलर में, तो उसको हम पोस्टमार्टम लिविडिटी या हाइपोस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या है कि ये जो प्रोसेस है ये 30 मिनट्स टू 2 आवर्स में हमारे पास ये स्टार्ट हो जाता है आफ्टर डेथ। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इट अपीयर्स हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि ऐसे फेंट जो हैं पैचेस बनते हैं, यानी ये पैचेस जो हैं वो ग्रो करते हैं। देन ये वो साइज़ में ग्रो करते हैं और 6 to 12 आवर में ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलके एक यूनिफॉर्म डिस्कलरेशन जो है वो हमें दे देते हैं, एक्सटेंसिव एरिया बना देते हैं जिसमें हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलती है। देन हमारे पास क्या है कि अगर बॉडी के कोई ऐसे पार्ट जहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जैसे किसी ने रिस्ट वॉच पहनी हुई है या किसी ने कोई बेल्ट लगाई हुई है या फिर हमारे पास उन जगहों पे ना हमारे पास ड्यू टू प्रेशर इफेक्ट्स से हमारे पास क्या होता है, जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर जो है वो फिलिंग नहीं होती और उसमें जो है हमारे पास ये कलरेशन नहीं आती, ठीक है। देन एनी प्रेशर एनीवेयर ऑन द बॉडी however will prevent the capillaries from filling, and that is why pressure area due to weight of the body wristwatch बेल्ट एंड ब्रेजर डू नॉट शो हाइपोस्टेसिस, ठीक है। तो हम लोग हाइपोस्टेसिस क्या, अगर हम डेथ के कुछ घंटों तक बॉडी की पोजीशन चेंज कर दें तो हाइपोस्टेसिस चेंज हो जाती है, लेकिन कुछ डेज अगर 3-4 दिन गुजर जाएं और फिर हम कहें कि इसकी हाइपोस्टेसिस चेंज हो जाए तो फिर वो फिक्स हो जाती है, फिर वो चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये वाला इम्पोर्टेंट है। देन अगर हम देखें कि इसका हमें क्या मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस है इसकी, कि हमें हाइपोस्टेसिस की कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो इससे हमारे पास क्या है, टाइम सिंस डेथ मिल सकता है कि किस टाइम क्या हो गया डेथ को, देन काज ऑफ डेथ मिल सकता है, देन पोजीशन ऑफ बॉडी हम डिटरमाइन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ। और इसके अलावा ये हमारे पास एक पोस्टमार्टम फिनोमिना है। देन कुछ कंडीशंस हैं जिनमें हमारे पास कलर कौन कौन से हैं जो अपीयर होते हैं, ठीक है। इन एस्फिक्सिया में क्या होता है कि ये साइनोटिक टिंज जो है हमारे पास आती है, और पॉइजनिंग एनिलीन से या कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोसायनिक एसिड, एनिलीन से हमारे पास ब्राउन आती है, AB याद रख लें, और कार्बन मोनोऑक्साइड से चेरी रेड आती है, और हाइड्रोसायनिक एसिड से पिंक पिंक आती है। तो ये कलर एज एन MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है।